आज हमारे साथ में डॉक्टर प्रभजोत कौर जी हैं, जो 4 दशक से मेडिकल फील्ड में हैं और लोगों की सेवा कर रही हैं। उन्होंने हजारों महिलाओं के जीवन में टेस्ट ट्यूब बेबी के माध्यम से संतान का उपहार उनकी झोली में डाला और उसके अलावा कई संस्थाएं जुड़ी हुई हैं। अगर डॉक्टर साहब का देखा जाए तो रोहतक पीजीआई से उन्होंने MBBS किया, उसके बाद में वो इंग्लैंड में रही 4 साल। लोग कहते हैं कि पैसा कमाने का मोह लोगों को विदेश में ले जाता है, लेकिन डॉक्टर साहब ऐसे चिकित्सक हैं जिन्होंने पैसा कमाना नहीं, सेवा के भाव से भारत की भूमि को चुना और वो भी हरियाणा की भूमि को चुना, करनाल को चुना, क्योंकि मूल तौर पर भी वे करनाल की रहने वाली डॉक्टर साहब, और करनाल में उनका सारा परिवार भी है, करनाल मोड़ भी है। तो आज डॉक्टर साहब लोगों की सेवाएं कर रही हैं। तो डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं कई जो पदक लगे हुए हैं वो डॉक्टर साहब की सेवा का प्रतीक हैं। अब डॉक्टर साहब गाँव जाके कैंप लगाती हैं, सेवा करती हैं। तो डॉक्टर साहब का बहुत बहुत स्वागत है। आप थोड़ा अपने बारे में बताइए। मैं डॉक्टर प्रभजोत कौर गुरु नानक हॉस्पिटल करनाल से हरियाणा से हूँ मैं, और पिछले कुछ सालों से सिर्फ निसंतान दंपति के लिए हम लोग यहाँ गुरु नानक हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और जितने भी ऐसा कह लीजिए कि जितने भी ऐसे पेशेंट हैं इस दुनिया में, जो इस तरह से मैं कुछ प्यार से इनवाइट करती हूँ कि अगर किसी को कहीं से भी आराम ना आए, ईश्वर ना करे, अगर कहीं से भी आराम ना आए और औलाद का सुख ना मिल पाए, चाहे प्रेगनेंसी होने के बाद 1000 तरह की कॉम्प्लिकेशंस जो पेशेंट्स को हो जाती हैं बार बार, तो या IVF की दुनिया में आप ये कह लो कि हम भगवान के बहुत ही शुक्रगुजार हैं कि 70% पेशेंट्स जो हमारे पास टेस्ट ट्यूब बेबी के लिए आए जीवन में, उन लोगों को ईश्वर की असीम कृपा से बिना टेस्ट ट्यूब बेबी के बच्चों की प्राप्ति हुई। मैं बहुत अच्छा महसूस करती हूँ ये कहते हुए। बल्कि कुछ पेशेंट्स गांव के कुछ ऐसे आते थे, जैसे जैसे समय गुजरा और लोगों ने रिजल्ट्स देखे तो लोग कहते थे कि मैडम प्लीज आपने हमारा नेचुरल बच्चा मत करवाना, IVF से ही करवाना। कुछ पेशेंट्स ऐसे भी थे जिनको बहुत जल्दी थी। सो वी आर वेरी थैंकफुल टू गॉड। एक बहुत ही प्यारा सफर देखा, या यूं कह लीजिए कि हम ईश्वर का हजारों लाखों कोटान कोट शुक्राना भी शायद नहीं कर सकते अपने छोटे से मुख से, कि एक बहुत ही सुखदायक, एक फलदायक, खुशियां देने वाला ऐसे मंजर देखे, बहुत खुशियों भरा सफर देखा इस दुनिया में अपनी अच्छा मेडिकल लाइफ में। जी। तो डॉक्टर साहब आपने कितनी महिलाओं को संतान का उपहार दिया IVF टेक्नोलॉजी से, सामान्य टेक्नोलॉजी से? आप ये कह लीजिए कि इसका जो इंसिडेंस है इनफर्टिलिटी का, जी। ये अराउंड 15% कह लीजिए। जी। और ऐसे आप कह लीजिए ऐसे सैकड़ों हजारों दंपति होंगे जो हमारे इस तरह से अपनी एक जर्नी के थ्रू, अपनी इस एक डॉक्टर के रूप में जो यात्रा की संसार में, इसके दौरान हमारे जीवन में आए। और जैसा कि मैंने कहा कि चाहे अब इस हॉस्पिटल को भी हमने डिवाइन इंडिया IVF एक नाम दिया गुरु नानक हॉस्पिटल के अंदर ही, लेकिन टेस्ट ट्यूब बेबी पद्धति से अगर हमारे को इन्हीं पेशेंट्स में, मैंने जैसे कि कहा कि हमें बड़ी प्रसन्नता हुई कि ऑलमोस्ट 60 to 70% पेशेंट्स जो टेस्ट ट्यूब बेबी के लिए आए, उनको बिना टेस्ट ट्यूब बेबी के भी बच्चे मिले, चाहे शादी के 17 ईयर्स हो गए थे। तो इस तरह के हजारों, आई कैन नॉट कोट यू अ पर्टिकुलर नंबर, लेकिन सैकड़ों हजारों, एंड वी आर थैंकफुल टू गॉड कि हम इस तरह से कुछ कह सकते हैं। तो साहब क्या रीजन रहते हैं इनफर्टिलिटी के, जो महिलाओं में, पुरुषों में, जो आपके सामने आए रीजन रहे? जो एक्चुअली इनफर्टिलिटी के कुछ कारण जो बहुत प्रोमिनेंट है और जो सारे समाज में बार बार जो हमारी आंखों के सामने आते हैं, जी। उनमें से एक कारण है ट्यूबल फैक्टर इनफर्टिलिटी, यानी कि फेलोपियन ट्यूब्स, जहाँ पे भगवान ने बच्चा बनाने की फैक्ट्री भी स्त्री के फेलोपियन ट्यूब्स के टर्मिनल एंड पे लगाई है। और उसी को एक कार्य दिया है कि जहाँ बच्चा बनने के बाद बच्चा ट्रांसपोर्ट होगा माँ के गर्भाशय में और 5वें दिन पे गड़ जाएगा वहाँ पे। तो फेलोपियन ट्यूब्स का या तो ब्लॉक हो जाना, या 70% पेशेंट्स में ब्लॉक ना होते हुए भी उनका क्रियान्वित ना होना या कार्य ना कर पाना, ये बहुत ज्यादा कॉमन है समाज में।
हमारे काफी बच्चों को हनीमून इन्फेक्शंस होती हैं शादी के बाद। जी जी जी। हमारे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं समाज में जिनके हस्बैंड के किसी कारणवश पति के शुक्राणु कम होते हैं, किसी के नील भी हो जाते हैं शादी के कुछ सालों के बाद या इनिशियली। जी जी। तो अगर किसी क्रॉनिक इन्फेक्शन के कारण पति के शुक्राणु कम हो या नील हो जाए तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज मैंने जिंदगी में देखी कि उन सभी का जो अक्स था उसका असर हमने पत्नी की फेलोपियन ट्यूब्स में देखा। तो फेलोपियन ट्यूब्स जो कहते हैं ट्यूबल फैक्टर इनफर्टिलिटी बहुत कॉमन है समाज में। सेकेंडली मुझे लगता है कि मेल्स को जरूर जैसे 30% फीमेल वुमेन का कारण होगा, 30% मेल्स के कारण होगा और 30% या 40% दोनों का कारण हो जाएगा एक तरह से। जी जी जी। तो मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी खासकर आजकल काफी कॉमनली सामने आ रही है। पेस्टिसाइड बहुत ज्यादा है, केमिकल्स बहुत ज्यादा है, पोल्यूशन है और हमारा मोबाइल हमारी जेब में है। जी, मोबाइल के रेडिएशन से हमारे जो टेस्टिस प्रभावित हो रहा है, लेकिन इसका हमें खबर नहीं है, बाहर नहीं है। और जो स्ट्रेस हमारे बच्चे ले रहे हैं या खेलकूद के मैदान खाली पड़े हैं और जो मस्ती चाहिए, जो आनंद चाहिए फिजिकल एक्सरसाइज में और जो परफेक्ट डाइट जिसमें मिलावट ना हो और जितनी हमें फ्रेश चीजें चाहिए, लाइव फूड, जिंदा फूड है ना, चाहे वेजिटेरियन में करें। तो मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी क्योंकि शुक्राणु बहुत सेंसिटिव हैं इन चीजों के प्रति। और तीसरा पॉलीसिस्टिक ओवरी, छोटी बच्चियों को, एडोलेसेंट, स्कूल गोइंग गर्ल्स को, कॉलेज गोइंग गर्ल्स को, जैसे कि मैंने कहा कि हम बहुत मोबाइल के लिए भी एडिक्टेड हो गए हैं। प्लेग्राउंड खाली पड़े हैं जो पहले इतना डांसेस और फिजिकल एक्टिविटी में हम लोग लगाते थे, तो और थोड़ा सा जंक फूड बढ़ गया है और थोड़ा खिलखिला के हंसना, एक्सरसाइज करना, एक परफेक्ट फूड। तो पॉलीसिस्टिक ओवरी ने हमारी बेटियों को बहुत प्रभावित किया, जिसकी वजह से उनके अंडे बनने कम हो गए, बंद हो गए, किसी को मेडिसिन देके भी आराम नहीं आता था। और चौथा ये कारण है कि अगर वो क्रॉनिक इन्फेक्शंस इन पॉलीसिस्टिक ओवरी को अफेक्ट कर जाए खासकर शादी के बाद, तो मामला और भी रेजिस्टेंट हो जाता है। तो ये कुछ कारण बहुत कॉमन थे। कुछ अनकॉमन कारण जो बहुत पीड़ादायक थे, जैसे कि एंडोमेट्रियोसिस। एंडोमेट्रियोसिस बहुत पेनफुल ऐसी कंडीशन है जिसमें काफी साल बहुत सारे डॉक्टर्स चेंज करके भी आराम नहीं आता। आईवीएफ कर दो तो भी फेल हो जाता है। और अगर किसी अच्छे हाथों में पहुंच जाए या मैं कहूंगी कि एंडोमेट्रियोसिस का भी इलाज में भी अच्छा इलाज भी संभव है। इनकी सिस्ट भी अच्छे इलाज से कई बार अगर ये किसी क्रॉनिक इन्फेक्शन से रिलेटेड हो तो 0.4 सेंटीमीटर की सिस्ट भी मैंने गायब होते हुए देखी। बड़ा अच्छा लगता है, एक डॉक्टर, एक सर्जन हूँ चाहे मैं, मगर अच्छा लगता है जब बिना सर्जरी के भी किसी को आराम आ जाए। तो ऐसे कारण भी थे जिसमें एंडोमेट्रियोसिस या फाइब्रॉइड्स, रसोलिया नॉर्मली इनफर्टिलिटी का कारण नहीं होती अनलेस कि वो ट्यूब के पास पड़ी हो। तो कॉमन कारणों में यही कारण थे ज्यादा। डॉक्टर साहब, क्या ये देर से तो विवाह हो रहे हैं, शादियां देर से हो रही है बच्चों की, और जैसे एक चीज देखा गया है कि मतलब कई देशों में ऐसा होता है कि मैरिज से पहले उनको एक ट्रेनिंग दी जाती है, हाउ टू बीइंग लाइफ इन मैरिज लाइफ, मतलब किस तरह मैरिज लाइफ को जिए, क्या करें। एक मैरिज से पहले क्या ट्रेनिंग जरूरी है? मैरिज से पहले कई देशों में होती है, साइकोलॉजिकल या वैसे तो व्यवहारिक। जैन साहब, आप इतने अच्छे सवाल पूछ रहे हैं कि आई एम वंडरिंग कि शायद ये पहला सवाल आपने मुझे पूछा कि आजकल शादियां लेट हो गई। हाँ जी जी जी। तो मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है आज के कंटेक्स्ट में पूरे हमारे समाज के बच्चों को, बड़ों को, हर एक इंसान को ये संदेश देना कि 22 जुलाई 2022 के बाद हिंदुस्तान में एक ऐसा कानून लागू हो चुका है जिसके अंतर्गत बहुत सी चीजें नई आई हैं, द वे वी ट्रीट पेशेंट्स। और मेरी आप सबसे यही एक तरह से इंतजा भी होगी और एक तरह से आप इस बात को जरूर समझें कि भगवान का हुक्म है 25 और 35 के बीच में बच्चा पैदा हो जाए। अच्छा जी। 35 के बाद जो बच्चे पैदा होते हैं उनकी बुद्धि कम हो सकती है, मेंटल रिटार्डेशन हो सकती है, क्रोमोसोमल डिफेक्ट्स हो सकता है उन बच्चों को मतलब वो बच्चे निर्भर ना हो हमारे पे, अच्छे बच्चे पैदा हो समाज में, हेल्दी से हेल्दी। सो 25 चाहे हम लोग रॉकेट कहते हैं ना,
चाहे हम किसी भी और ग्रह पे पहुंच जाए, जी, जी, साइंस कितनी तरक्की ना कर ले, जी। लेकिन 25 और 35 के बीच में बच्चे पैदा करना बहुत जरूर मतलब हो जाने चाहिए। जी। पुराने जमाने की जी, जी, माताएं हाँ, कहा हाँ, करती थी जी, 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 जी। 35 के बाद हम किताबें पढ़ के लोगों को गाइड करने लग जाते हैं, जी, डराने लग जाते हैं, कह जी, जी, लीजिए। जी, बट हाँ, ये सच है हाँ। कि बच्चे की बुद्धि कम ना हो जाए। तो आज ये जब से ये कानून आया है तो और भी जरूरी है, आपको शायद पता नहीं है जैन साहब, हाँ, हाँ। इस कानून के अंतर्गत जितनी भी फॉर्मेलिटीज आने वाले समय में पूरी अच्छा, करनी होंगी, जी, जी, जी। तो ये हम सबके बहुत भले के लिए और अच्छा होगा जी। कि हमारा पैसा खर्च ना हो, हम परेशान ना हम्म, हो, अगर हमारा और हम बड़े खुशियों से एक निर्धारित समय सीमा को देखते हुए अपने बच्चे समय पे कर लें। और डॉक्टर साहब, जैसे आमतौर पर देखा गया है कि बच्चों की भी प्लानिंग करने लगे हैं कि हम कैसे मैनेज करेंगे, डॉक्टरों को माँ बाप बनके कैसे खर्च करेंगे, तो उसको लेकर वो अपनी संतान पैदा करने को लेट करते जाते, लगातार लेट करते जाते हैं। ऐसा देखा कि 40 के बाद जो शादियाँ, वो 40 बाद जो बच्चे पैदा होते हैं होते ही नहीं है, ज़्यादातर में गोद लेना पड़ता है उनको। तो उनके लिए आप क्या मैसेज देना पाएंगे जो पैसे के लिए पागल हो रहे हैं लेकिन उसके लिए संतान को टालते जा रहे हैं? मेरा एक ही मैसेज है, ये इतना इम्पोर्टेंट सवाल है जैन साहब आपका, कि आज कहते हैं ना, एक मैंने वाकया पढ़ा था, कहते आज जिस धन को पाने के लिए मैं अपनी सेहत को खो रहा हूँ, दिन प्रतिदिन कई बार गवा रहा हूँ, कि हमें होश नहीं रहती अपने जवानी में कि हम ये एक्सरसाइज करें, स्ट्रेस बस्टिंग टेक्निक्स जिंदगी में यूज करें, और एक दिन उसी सेहत को पाने के लिए हम अपना कमाया हुआ कितना धन गवा देते हैं। सिमिलरली आज इस प्लेटफॉर्म पे शायद मैं आपको इससे ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि अगर हम सुखी जीवन जीना चाहते हैं तो हमें 25 और 35 के बीच में अपने बच्चे पैदा करने होंगे। जो लोगों के एक बच्चा है और वो दूसरा बच्चा करना चाहते हैं और कहीं विदेश जा रहे हैं या कोई ऐसी मजबूरी है, रियल टाइम मजबूरी, तो वो अपने बच्चों को फ्रीज करवा सकते हैं। अच्छा, जमा के रख सकते हैं बच्चों को। अंडों को जमा के रखना इतना कामयाब नहीं है। स्पर्म जमा के रख सकते हैं, शुक्राणु तो कामयाब है, जी, लेकिन जी। अंडों की उम्र निकल जाती है जिसकी अच्छा, वजह से बुद्धि कम और अनेकों कॉम्प्लिकेशन आ सकती है। जी, जी, तो जी। बच्चों को जमा के रखना एक सक्सेसफुल टेक्निक है। अंडे को जमा के रखना आज की डेट तक इतनी महान सक्सेसफुल टेक्निक नहीं है। डॉक्टर साहब, जैसे आप डॉक्टर भी रहे, डॉक्टरी पढ़ाई पढ़ी भी आपने, आज जो बच्चों में तनाव है, डॉक्टरी में पढ़ रहे हैं बच्चे, इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं, भारी तनाव है, कई बीमारियों को शिकार हो रहे हैं, ऊपर उनका स्ट्रेस है, हाईएस्ट स्ट्रेस है, रात रात बहुत जागते हैं, दिन दिन। तो क्या आप ऐसे बच्चों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे जो आपको उत्तराधिकारी हैं, जो आपके डॉक्टरी लाइन में है, इंजीनियरिंग लाइन में है, भविष्य के डॉक्टर हैं, भविष्य के इंजीनियर हैं? ये बड़े ही इनोसेंट और क्यूट बड़े अच्छे सवाल हैं जैन साहब। हाँ जी। क्योंकि हमारी जनरेशन ये पुकार के कहीं ना कहीं कह रही है, शायद वो ऐसा वर्बली हमें नहीं मैसेज पास कर रहे जी। कि उनका ध्यान रखा जाए। आज ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए जानना कि जब से ये पेंडेमिक इस दुनिया में आया, जी, जी। इसने हमें जीना भी सिखाया, हमें सचेत भी किया कि हम अपनी सेहतों का ध्यान रखें। बहुत जवान बच्चों को पल्मोनरी एम्बोलिज्म हुए इस दौरान। पल्मोनरी एम्बोलिज्म मतलब जगह जगह खून के थक्के जमना शरीर में, हाँ, जी, और फिर उनका रिलीज होना और हार्ट में जाके कहीं फंस जाना, जी, हार्ट या लंग्स के ये सिस्टम में फंस जाना। जी, जी। और जिन लोगों की जान चली गई वो शायद इस दुनिया में जिंदा ही नहीं थे लोगों के साथ शेयर करने के लिए। जी। आज भी किसी न किसी रूप में पेंडेमिक, कहते हैं अभी आने वाले 1-2 साल में शायद कभी आता जाता रहेगा किसी न किसी रूप में। जी। चाहे देखिए, मैं आपको एक बार डाइट एंड लाइफस्टाइल बता देती हूँ। देखिए, हमारे जितने भी बच्चे चाहे मेडिकल स्कूल